हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ आवर इंटरेस्टिंग टॉपिक डायबिटीज मेलाइटस। तो हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ फैक्ट्स है ना, इसका डेफिनेशन जो है और इसके कुछ टाइप्स और नॉर्मल रेंज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में हम इसके जो रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी देखेंगे कि जो डायबिटीज है वो कैसे मैनिफेस्ट करता है। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो इसके रिस्क फैक्टर है, मतलब इनके होने से इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिजीज प्रोग्रेशन, डिजीज प्रीडिस्पोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन रिस्क फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मतलब ये रिस्क है तो हम इनको लार्ज लेवल पे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे फैमिली हिस्ट्री हो जाना, हाँ जेनेटिक है, अब मेरे मम्मी पापा को डायबिटीज है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, है ना, तो मैं अपनी जेनेटिक्स को नहीं चेंज कर सकता। या फिर कोई साउथ एशियन पॉपुलेशन है तो साउथ एशियन पॉपुलेशन को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अफ्रीकन रेस है तो उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। एडवांसिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो वहां पे भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे किसी को डाउन सिंड्रोम है या फिर मोडी, मोडी मतलब हमने बोला था कि जहाँ के कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स है, तो ऐसे सिचुएशन में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम उसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं। और कुछ रहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, मगर हम इनको लार्जली मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ स्टाइल की वजह से। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हाई बीएमआई हो जाना, कोई मोटापा से ग्रसित है तो वो अपना मोटापा कम कर सकता है। किसी का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिसके लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो आदमी धीरे धीरे वॉकिंग कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है ना, तो सुबह शाम को टहलने निकल सकता है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, है ना। तो ये सब करके अपनी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को थोड़ा बहुत हेल्थी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे ही अनहेल्दी डाइट है, जैसे बहुत एक्सेस मात्रा में शुगर लेना, है ना, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोलाज, अलाना फलाना, बहुत सारे स्वीट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के डेट में आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो खोखला शुगर लेके आते हैं। ऐसे कार्ब्स कंटेनिंग फूड्स, राइट। देन सेचुरेटेड फैट्स फूड, है ना, और जहाँ पे लोग फाइबर एकदम कम मिलता है, ऐसे खाने आजकल मार्केट में बहुत मिल रहे, तला हुआ, भुना हुआ, कचौड़ी, समोसा, है ना, उसके बाद पराठे, ये सारे छोले भटूरे, बहुत सारी चीजें हमको ऐसे मार्केट में देखने को मिलते हैं जो अनहेल्थी कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम रेगुलर फूड की तरह नहीं खा सकते। कभी कभार महीने में 15 दिन में ठीक है, अगर हम इनका रेगुलर कंजम्पशन करेंगे तो ये हमारे बॉडी में जो शुगर को है, जो ग्लूकोज लेवल है उसको बढ़ाते रहेंगे, जिसकी वजह से डायबिटीज होने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस, कोई भी आदमी है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है लंबे समय से क्रोनिक तरीके से, तो उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी है, जैसे स्लीप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किसी को स्लीप डिस्ट्रेस है, कोई सही से नींद नहीं आ रही, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, किसी का वर्क ही ऐसा है, तो वहां पे हम इसको वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, ताकि हमको ऐसे डायबिटीज या फिर ऐसे ही और भी क्रोनिक डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाना। जैसे हमने बोला कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को रिवर्स करने का एक ही तरीका है, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो रिवर्स हो सकता है। बाकी आज के डेट में ऐसा कुछ भी हमको इफेक्टिव ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को रिवर्स कर ले, है ना। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें डायबिटीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों हाइपरटेंशन और डायबिटीज के रिस्क फैक्टर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हमने वहाँ पे भी देखा था और यहाँ पे भी देखा है। ऐसे ही किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, डिस्लिपिडेमिया है, या फिर किसी को पॉलीसिस्टियन ओवरी सिंड्रोम है, पीसीओएस है, या फिर पीसीओडी है, तो उसको भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। फिर कुछ और डेफिनेट कॉज हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हमने पहले भी देखा था, स्पेशली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीसाइकोटिक्स जो हम लंबे समय तक लेते हैं, और कुछ एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर क्लास के स्टेटिन्स, ये एविडेंस से बताते हैं कि ये ड्रग अगर हम लंबे समय तक लेंगे, सालों तक लेंगे, तो इसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है और उससे डायबिटीज जैसी सिचुएशन आ सकती है। फिर कुछ इंडोक्राइनल कॉजेज हमने डिस्कस करे थे ना, जैसे कुशिंग सिंड्रोम जहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन एकदम बढ़ जाता है, या फिर एक्रोमेगाली जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन बहुत बढ़ जाता है, या फिर फियोसाइटोक्रोमा जहाँ पे हमारा एड्रेनलिन जैसा हार्मोन बहुत बढ़ जाता है जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। तो ऐसे सारे जो इंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं ये भी डायबिटीज जैसे सिचुएशन को बढ़ावा दे सकते हैं।
फिर आता है ऑटो इम्यूनिटी, जहां पे बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमने टाइप 1 डिसऑर्डर में इसकी बहुत एक्सटेंसिव तरीके से बात करी थी, है ना। फिर अल्टर सर्केडियन रिदम, मेटाबॉलिक लोड, फैटी लीवर होना, अगर आदमी का स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो वहां पे भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक लोड है ना, अनवांटेड अमाउंट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा फैटी एसिड्स आ रहा है, उसको हमारे बॉडी को प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो वहां पे भी आदमी को डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही फैटी लीवर सिचुएशन, कुछ भी अनहेल्दी खाना हम खा रहे हैं ना, जिसकी वजह से जो हमारा लिवर है वो चीजों को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है, या फिर हमारे लिवर को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, फैट कंटेंट इतना है ना, सैचुरेटेड फैट इतना ज्यादा है कि वो लिवर में जाके लिवर सेल्स में स्टोर होना चालू हो जा रहा है, जो हमारे लिवर, नॉर्मल लिवर सेल्स का जो फंक्शन है उसको हैम्पर कर रहा है, और वहां पे फैटी लिवर हो जा रहा है। तो ये फैटी लिवर को मैनेज करने में भी इंसुलिन बहुत यूजफुल रहता है। इसकी वजह से इंसुलिन धीरे धीरे एग्जॉस्ट होना चालू होता है, राइट, और जो इसकी सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आदमी डायबिटीज की तरफ पुश होता जाता है। तो ये कुछ जो रिस्क फैक्टर और कॉजेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको समझेंगे तभी जाके हम इन चीज को मैनेज कर सकते हैं, इन चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि हमको डायबिटीज ना हो, या फिर डायबिटीज अगर हो भी तो हम उसको इफेक्टिवली ग्लूकोज को जो लेवल रहता है उसको हम मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी बनाई है, इसके लिए मैंने 2-3 टेक्स्ट बुक को रिफर किया है और कुछ रिसर्च आर्टिकल भी देखे हैं। तो वहाँ पे इसको मैंने कंप्रहेंसिव तरीके से एक इंटीग्रेटेड फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करी है। होप यहाँ पे आपको चीजें एकदम से समझ में आएंगी और आप इसको एग्जाम में भी अच्छे तरीके से लिख सको, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सको। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी। तो हम पहले पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि जो ये टाइप 1 डायबिटीज है ये कैसे होता है। तो टाइप 1 में जनरली क्या होता है ना, कि आदमी की जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है, या फिर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स मिलते हैं, जैसे कोई भी वायरसेज हो गए है ना, कोई भी हेप्टेन्स हो गए, ऐसे कोई भी पेप्टाइड्स हो गए, ऐसे ही वायरस का इन्फेक्शन हो जाना ये एक अलग से रीजन है। फिर और या फिर कोई ऐसे और अन्य डिजीज है, मिसलेनियस डिजीज है, जो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो ये अगर हमारे बॉडी में हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे ट्रिगर होगा, जो हमारे बॉडी में टी सेल्स रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। टी सेल्स के साथ साथ जो बीटा सेल्स हैं, जो बी ह्यूमरल इम्यूनिटी है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही टी सेल और बी सेल एक्टिवेट होंगे तो ये हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज बनाएंगे, और ये जो एंटीबॉडीज बनाएंगे, क्योंकि ये जो एंटीजेंस थे, ये जो ट्रिगर्स थे, ये हमारे बीटा सेल को रिजेंबल कर रहे थे, तो ये जो अपना एंटीबॉडी बनेगा ये बीटा सेल के अगेंस्ट में बनेगा। जैसे यहाँ पे GAD65 ये कुछ एंटीजन के नाम है, ऐसे ही IA2 है ना, और या फिर इंसुलिन के ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। अगर यहाँ पे ये एंटीबॉडीज बनेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे बॉडी के नॉर्मल पैंक्रेटिक सेल्स को हो या फिर इंसुलिन को हो, उसको डैमेज करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है वो होता रहेगा, प्रोग्रेस होता रहेगा, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जो अपना ग्लूकोज है अपने जो ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा है, वो हमारे जो सेल्स है वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसको भेजने के लिए जो इंसुलिन एक बहुत जरूरी जो एक कंपोनेंट है वो इंसुलिन ही नहीं है। तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारे पेरिफेरल सर्कुलेशन में घूमता रहेगा, और ये जो ग्लूकोज जिसको मसल और एडिपोज टिश्यू में जाना चाहिए था एनर्जी निकालने के लिए, वो नहीं जा पाएगा, और जो हमारा ब्लड वेसल है उसमें घूमता रहेगा। इसी कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, और इसी हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से जो कंडीशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो यहाँ पे ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया डायबिटीज तक, है ना। अब ये तो डायबिटीज हो गया, ये क्लिनिकली डिटेक्ट भी हो गया, और आदमी को जनरली मेरे को डायबिटीज हुआ है ये मालूम भी नहीं पड़ रहा है ना, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी क्या करता है ना, जनरली इसको नेग्लेक्ट करता है, वो मेडिकल इंटरवेंशन भी नहीं लेता, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज, शॉर्ट में ऐसे कुछ सडन सिम्टम्स या कंसिक्वेंसेज देखने को नहीं मिलते, तो आदमी जनरली इसको इग्नोर कर देता है या फिर उसको नहीं मालूम रहता, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि देखो, अब ये जो ग्लूकोज है वो ब्लड सर्कुलेशन में तो घूम रहा है, बहुत ज्यादा है, इसको कहाँ जाना चाहिए था, मसल और एडिपोज टिश्यू में जाना चाहिए था। अब मसल और एडिपोज टिश्यू में ये जाता नहीं, क्यों नहीं जाता, इंसुलिन नहीं है। अब इंसुलिन नहीं है तो ये ग्लूकोज कैसे मसल्स में जाएगा, राइट, ये समझने वाली बात है। अगर ये सेल्स में नहीं जाएगा तो सेल्स को तो लगता है ना कि बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल जनरेट करेगा, ये ब्रेन को बोलेगा कि ब्रेन मेरे को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो ब्रेन बोलेगा अरे इसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो इसको ग्लूकोज भेजो।
तो क्या करेगा हमारा ब्रेन, क्या करेगा, जो अपना ग्लाइकोजिनोलाइसिस साइकिल है, जो अपना बॉडी में स्टोर है फैट के रिजर्व से, उनको ब्रेक करके वहां से ज्यादा ग्लूकोज निकालेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज निकल रहा है, मगर ये ग्लूकोज का प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड में तो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है इसको सेल में जाना चाहिए। अब ये जो ग्लूकोज सेल में डालता है इसका नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन तो है ही नहीं, तो ये जो ग्लूकोज है वो सेल में नहीं जा पा रहा है। तो सेल को लग रहा है कि मेरे को ग्लूकोज नहीं है, ये ब्रेन को बोल रहा है, ब्रेन यहाँ पे और ग्लूकोज भेज रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज पहले से बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ज्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है। सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है, एटीपी नहीं है, एटीपी नहीं है, एनर्जी नहीं है, आदमी थका है। यहाँ पे एनर्जी नहीं है, आदमी को भूख भी लग रही है, क्योंकि आदमी को लग रहा है कि मेरे बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है। सेल को तो लग ही रहा है ना मेरे बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, जबकि ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का लेवल है ये बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिया बोल रहे हैं। मगर सेल में जहां पे एक्चुअली ग्लूकोज को जाना चाहिए था, वहां पे ग्लूकोज नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे ग्लूकोज नहीं जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो ये स्टॉप स्टेज में है, इसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ये थका हुआ है ना। तो ये कंटिन्यूअसली भूख लगा रहा है कि मेरे को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी पूरा ब्लड में भरा पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, इंसुलिन नहीं है, क्योंकि ये इंसुलिन का काम है, ये जो एक दरवाजा होता है जिसको हम ब्लड रिसेप्टर बोलते हैं, ये दरवाजे को खोल के इस ग्लूकोज को सेल में भेजना, ये किसका काम है, ये इंसुलिन का काम है। अब इंसुलिन तो यहाँ पे डिफिशियंट है ही नहीं, इंसुलिन नहीं है तो एनर्जी यहाँ पे जाएगा नहीं जाएगा, इसको एनर्जी मिलेगा नहीं मिलेगा। ये कंटिन्यूअसली हमारे ब्रेन को बोल रहा है एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, एनर्जी के लिए भूख लगा रहा है, आदमी को एक्सेस हंगर हो जा रहा है। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड सर्कुलेशन में भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सिम्टम्स हाइपरग्लाइसेमिया को देखने को मिल रही है। एक्चुअली ये जो ग्लूकोज है ये हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा है। अब क्या होगा, मीन टाइम, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल रही है तो हमारे बॉडी में जो फैट है वो फैट लिपोलाइसिस साइकिल में चले जाएगा। लिपोलाइसिस साइकिल मतलब क्या होता है कि फैट का ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा। फैट ब्रेकडाउन होगा तो फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाएंगी, फ्री फैटी एसिड्स बढ़ेंगी तो इसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है वो कीटोन बढ़ेगा, है ना। जैसे ये कीटोन बढ़ेगा, हमारे बॉडी में जो कीटोन है वो जनरली नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है ना। जैसे कीटोन बढ़ेगा यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी निकलेगा, तो इसीलिए कीटोएसिडोसिस होना चालू हो जाता है। जो प्रोटीन कैटाबोलिज्म है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो अपना लिपोलाइसिस है वहां पे ग्लूकोन नियोजेनेसिस पाथवे, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ग्लूकोन नियोजेनेसिस पाथवे होना चालू होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन भी कैटाबोलिज्म होना चालू होता है ताकि एनर्जी मिल जाए, है ना। अब यहाँ पे मसल वेस्टिंग होना चालू होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो रिजर्व प्रोटीन है वो यहाँ पे यूज हो रहा है एनर्जी के लिए, जो एक्चुअल ग्लूकोज है वो तो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो जिसकी वजह से आगे जाके दिक्कतें हो रही है और आदमी को पोलीयूरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है तो यूरिन में ग्लूकोज जाना चालू हो जाएगा। अपने जो नेफ्रॉन है वो इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा अमाउंट में है कि उसको सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और ये सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो ये यूरिन से निकलेगा, जिसकी वजह से पोलीयूरिया होगा। अब जैसे ग्लूकोज यूरिन पे जाएगा तो ऑस्मोटिक मेंटेन करने के लिए फ्लूइड को भी साथ में ड्रैग करके बाहर लेके जाएगा, तो बॉडी में फ्लूइड कम होगा, जिसको मेंटेन करने के लिए थर्स्ट सेंटर हमारा एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे हमको पोलीडिप्सिया देखने को मिलेगा। और फिर पोलीफेजिया, तो मैंने बोला कि सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, ये कंटिन्यूअसली बोलेगा एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसकी वजह से पोलीफेजिया भी हमको देखने को मिल रहा है। होप ये 3 जो क्लासिक सिम्टम्स है अपने डायबिटीज मेलाइटिस के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर धीरे धीरे आदमी का वेट लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे लिपोलाइसिस हो रहा है, जो रिजर्व फैट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आदमी को फैटीग हो रहा है, क्योंकि सेल में प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है। रिस्क ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि ये जो लिपोलाइसिस पाथवे है इसमें कीटोन फॉर्मेशन होते हैं और लैक्टिक एसिड भी निकलना चालू होता है, जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस हो जा रहा है। और बाकी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको लॉन्ग रन में देखने को मिलते हैं, और इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। अब देखो ब्लड में इतना सारा ग्लूकोज रहेगा, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, बहुत भरपूर मात्रा में ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन में देखने को मिल रहा है, तो बैक्टीरिया को बहुत अच्छा खाना है, तो बैक्टीरिया आराम से ग्रो और मल्टीप्लाई करता रहेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का। ऐसे ही हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की। वहां पे अगर आपको टाइप 1 का पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा तो टाइप 2 का समझने में इतना कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। तो यहाँ पे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है या फिर कोई लाइफस्टाइल फैक्टर है, जैसे ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, हाई कैलोरी डाइट, हाई ग्लूकोज डाइट, इस लाइफस्टाइल की वजह से क्या हो रहा है ना कि जो ये इंसुलिन है ये पेरिफेरली रेसिस्टेंस हो जा रहा है। ये इंसुलिन जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन का काम क्या है कि सेल में ग्लूकोज को भेजना, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज है उसको पकड़ पकड़ के सेल के अंदर जो भेजने का काम है वो इंसुलिन का है। अब ये जो इसका काम है ये नहीं सही तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये जो रिस्क फैक्टर्स है ये इंसुलिन को सही तरीके से काम नहीं करने देते हैं। और जो एडिपोज टिश्यू है और जो अपना ये लिवर है, इन सारे जगहों में इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा बॉडी इसके साथ कंपेंसेट करने की कोशिश करेगा और बॉडी ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे इंसुलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा तो हमारे बीटा सेल धीरे धीरे ज्यादा काम कर रहे हैं और वो थक जाएंगे। तो एक लेवल तक तो ये ज्यादा इंसुलिन को प्रोडक्शन करेंगे और चीजों को मैनेज करते रहेंगे, मगर एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा ना कि जहां पे जो हमारे पैंक्रेटिक सेल्स है वो थक जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो अपने बीटा सेल्स है, पैंक्रेटिक बीटा सेल्स है, वो डिसफंक्शन करना चालू कर देंगे और इसकी जो इफिशियंसी वो कम हो जाएगी, ये फेलियर स्टेट में चले जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक ऐसा करते करते थक जाता है। और जो ये ग्लूकोज है, और ये कंटिन्यूअसली ग्लूकोज भी बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी में है, हाइपरग्लाइसेमिया है, तो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोटॉक्सिसिटी कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड बहुत ज्यादा लिपोलाइसिस साइकिल में जा रहा है तो वहां से फ्री फैटी एसिड निकलता है, तो ये भी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और प्रोटीन कैटाबोलिज्म से कुछ अमाइलोइड डिस्पोजिशन होते हैं, ये प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिपोजिट होते हैं, उन डिपोजिशन की वजह से ये अपने पैंक्रेटिक सिस्टम में जाके डिपोजिट हो जाएंगे और जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको धीरे धीरे कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये इंसुलिन है इसकी रिलेटिव डिफिशियंसी हमको देखने को मिलेगी, है ना। और ये जो अपने जो ये रिस्क फैक्टर थे ना, ये रिस्क फैक्टर डायरेक्टली लिवर को तो थका ही देंगे, लिवर में फैटी लिवर कर रहे हैं, तो फैटी लिवर की वजह से हो या फिर रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से हो, तो जो अपना ये हेपेटिक ग्लूकोज इम्बैलेंस है ये इम्बैलेंस हो जाएगा और जिसकी वजह से अब ग्लूकोज बढ़ना चालू हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला साइकिल है या ग्लाइकोलाइसिस वाला साइकिल है वो भी एक्टिवेट हो जा रहा है ना, वो भी डिसरप्ट हो जा रहा है, एक्टिवेट हो जा रहा है और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिल रहा है। इसी हाइपरग्लाइसेमिया को हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमने टेक केयर कर लिया, मेडिसिन ले लिया, इंटरवीन कर लिया, तो चीजें फिर भी मैनेज रहेंगी। अगर हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया या फिर क्लिनिकली वहां पे इंटरवीन नहीं किया तो मेटाबॉलिक कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, है ना। टाइप 1 की तरह लिपोलाइसिस होता रहेगा, डिसलिपिडेमिया हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के रिस्क बढ़ जाएंगे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा और बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसे रेटिनोपैथी, है ना। जो ग्लूकोज है इसमें जो सॉर्बिटॉल होता है वो आंखों की रेटिना में जाके जो अपने वहां के सेल्स रहते हैं, लैंगरहैंस सेल्स रहते हैं, उन पे जाके बैठ जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे रेटिनोपैथी हो जाता है। ऐसे ही किडनी के नेफ्रॉन्स में जाके बैठते हैं, वहां पे नेफ्रोपैथी हो जाता है। ऐसे न्यूरोनल सेल्स में जाके बैठते हैं, न्यूरोपैथी हो जाता है। ऐसे ही लार्ज ब्लड वेसल्स में जाके बैठते हैं तो वहां पे उससे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो अपना पैथोफिजियोलॉजी है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का चलता है। हम इसको एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे, है ना। क्या हो रहा है कि कुछ भी जो रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर और बाकी जो भी लाइफस्टाइल मेजर्स है, इसकी वजह से इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जा रहा है। इसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे बीटा सेल एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थक जा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। कंटिन्यूअसली ग्लूकोज ज्यादा है, लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बीटा सेल्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंसुलिन की कमी परमानेंट जैसी हो जाएगी और जो अपना हेपेटिक ग्लूकोज बैलेंसिंग सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस जैसे साइकिल भी इम्बैलेंस हो जाएंगे और परमानेंट हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, जिसको हम डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं। अगर इसमें भी हम केयर करना भूल गए तो फिर इसके और भी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे लिपोलाइसिस, डिसलिपिडीमिया, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाते हैं, प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है वो अबनॉर्मल हो जाता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आंखों में दिक्कतें आ जाना। यहाँ पे पूरा जो सॉर्बिटॉल रहता है, शुगर का एक प्रोडक्ट रहता है, वो जाके डिपोजिट होके जो इनके फाइन नॉर्मल सेल्स रहते हैं उनका जो वर्क है उसको हैम्पर कर देते हैं। तो ये था अपना पैथोफिजियोलॉजी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का, है ना। ऐसे ही जो हमारा तीसरा पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे ये है जेस्टेशनल डायबिटीज का पैथोफिजियोलॉजी। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। इसमें क्या होता है, जनरली प्लासेंटा तो बनता ही है,
है ना। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है बच्चे और माँ के बीच में कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो जो जरूरी है वो चीजें बच्चे में भेजे, और जो बच्चे का वेस्ट प्रोडक्ट है और अनवांटेड चीजें हैं और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं तो उसको बच्चे में ना भेजे या वहां से क्लियर करे। तो ये प्लासेंटा का काम है। तो ये जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा में बहुत सारे हार्मोन भी होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, है ना, प्लासेंटल ग्रोथ हार्मोन। तो ये क्या होता है, ये जो हार्मोन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कुछ लेवल तक बढ़ाते हैं। नॉर्मल में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस करता है ये बियरेबल रेंज में रहता है, आराम से एक बैलेंस बना रहता है। मगर कोई वल्नरेबल आदमी है या फिर बॉर्डर लाइन डायबिटीज था उसको, तो वहां पे प्रोग्रेसिव इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा बेसिकली सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 3 महीने बाद, जिसकी वजह से क्या होता है कि मम्मी में जो है वो मैटरनल ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से वहां पे जेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलता है। देखो नॉर्मल रहेगा, इसको बैलेंस कर लेगा, कोई भी डायबिटीज नहीं देखने को मिलेगा। बॉर्डर लाइन है या रिस्की है या वल्नरेबल है तो वहां पे ये मेंटेन नहीं कर पाएगा और आगे जाके उसको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। होप यहाँ पे ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट जेस्टेशनल डायबिटीज का जो भी है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, है ना। क्लिनिकल फीचर्स भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जो कुछ कॉमन है जो तीनों में देखने को मिलते हैं, जो क्लासिक सिम्टम्स है वो हमने बोला 3 P's, मतलब पोलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहे हैं, पोलीडिप्सिया, बहुत ज्यादा पानी की प्यास लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए, और पोलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना। पोलीयूरिया ऑस्मोसिस की वजह से होता है, पोलीडिप्सिया इसको बैलेंस करने की वजह से, और पोलीफेजिया फटीग इफेक्ट की वजह से या सेल पे जो एनर्जी नहीं मिल रही है, आदमी को फटीग हो रहा है, वीकनेस जैसा लग रहा है, ड्राई माउथ हो रहे हैं क्योंकि प्यास लग रही है। ब्लड विजन, ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस में देखने को मिलता है, शुरू शुरू में नहीं देखने को मिलता है। रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो कर जा रहा है। नॉक्चूरिया, रात में ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, आदमी डिहाइड्रेटेड स्टेट में चले जा रहा है पोलीयूरिया की वजह से, है ना। आदमी को हेडेक देखने को मिलता है, पुअर वुंड हीलिंग एंड जेनेटल इन्फेक्शंस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिकरेंट हो सकते हैं, राइट, क्योंकि यूरिन पे भी ग्लूकोज जा रहा है तो वो जेनेटल ऑर्गन्स में भी जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है मल्टीप्लाई और ग्रो होने के लिए, तो वहां पे भी इन्फेक्शन हमको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में रैपिड वेट लॉस देखने को मिलता है क्योंकि एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एसीटोन ब्रीदिंग, है ना, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। डीप ब्रीदिंग इस एसीटोन को हमारे बॉडी से निकालने के लिए, और जो एसिडोसिस हुआ है उसको एसिड बेस बैलेंस करने के लिए जो हमारा एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है वो रेस्पिरेशन भी है, इसीलिए आदमी डीप ब्रीदिंग में जाता है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे ही जो टाइप 2 रहता है उसके कुछ क्लासिकल सिम्टम्स रहते हैं। जनरली शुरू शुरू में तो इसका कोई भी सिम्टम नहीं रहता है, ये अटिपिकल रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाता है तो फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो इसके कॉम्प्लिकेशन है उसको हम 2 डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रोवेस्कुलर, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो है हमारे बॉडी सिस्टम में वो अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे रेटिनोपैथी जिसकी वजह से आदमी को ब्लड विजन लॉस जैसी दिक्कतें आ जाती है। नेफ्रोपैथी जहाँ पे किडनी पे दिक्कत होती है, इडीमा, नॉक्चूरिया, प्रोटीनयूरिया, हाइपरटेंशन, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और न्यूरोपैथी हो जाता है तो नमनेस होता है, आदमी का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन, है ना, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, फिर धीरे धीरे अल्सर्स भी होना चालू होते हैं। और ऐसे ही कुछ माइक्रोवेस्कुलर्स है, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी रक्तवाहिकाएं, रक्त नलियां जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया, फिर स्ट्रोक हो गया, है ना, हृदयघात, पक्षघात जो है, और वेस्कुलर डिसीजेज हो गया वो, और भी ब्लड वेसल्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, और इन्फेक्शंस और बाकी चीजें तो हमको देखने को मिलती हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज की कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका डायग्नोज में जनरली क्या रहेगा, जो ग्लूकोज प्रोफाइल अगर हम टेस्ट करेंगे, रिपीटेड टेस्ट करेंगे तो वहां पे हमको ग्लूकोज बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कितना बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो 70 से 100 है तो नॉर्मल है, 100 से 125 है तो बॉर्डर लाइन है, 126 या उससे ऊपर है तो ये डायबिटीज है। ऐसे पीपीबीएस या फिर आरबीएस हम ले रहे हैं तो 140 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, 140 से लेके 199 तक ये बॉर्डर लाइन में है, और 200 या इससे ऊपर है तो ये डायबिटीज है। ऐसे ही HbA1c अगर 5.7 या उससे नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 से लेके 6.4 तक बॉर्डर लाइन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, और 6.5 या उससे ऊपर है तो इसको हम फ्लैंक डायबिटीज बोलते हैं। इस तरीके से हम डायबिटीज को आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये था हमारा
रिस्क फैक्टर्स और पैथोफिजियोलॉजी का क्लास। आज का क्लास खत्म करने से पहले मैं इसको एक बार और फिर आपके सामने रिपीट करके बताना चाहूंगा। रिस्क फैक्टर्स में जैसे हमने नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करी, तो ये हमने कुछ कहीं पे हाइपरटेंशन में और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में पढ़ी थी, कुछ उसी तरीके से। मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिक में जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाना, हाइपरटेंशन जैसे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाना, डिस्लिपिडेमिया जैसे, है ना। फिर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एंड्रोगोगिक इफेक्ट्स बोलते हैं इनको। ऐसे ही कुछ ड्रग इंड्यूस रहते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीसाइकोटिक, स्टेटिन्स, ये डायबिटीज जैसे सिचुएशन को करा सकते हैं। ऐसे इंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स लाइक कुशिंग सिंड्रोम जहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनलिन ऐसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ऐसे ऑटोइम्यून जैसे सिचुएशन पे भी हमको डायबिटीज देखने को मिलता है। सर्केडियन रिदम अल्टर हो जाता है, मेटाबॉलिक लोड हो जाता है, या फिर फैटी लिवर जैसी सिचुएशन पे हमको डायबिटीज की तरह पुश करते हैं। तो टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रीजन से ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं और ऑटो एंटीबॉडीज आके अपने जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स है जो इंसुलिन निकालते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसकी वजह से जो रिलेटिवली है ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ दिखता है और आदमी को डायबिटीज हो जाता है, राइट। जिसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कीटोएसिडोसिस। ऐसे ही टाइप 2 के जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, उसमें जो मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच है, वो मल्टीफैक्टोरियल चीजें आके पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंस करती है, जिसके कंपेंसेटरी में हाइपर इंसुलिनेमिया होता है। धीरे धीरे अपने पेंक्रेटिक बीटा सेल्स थक जाते हैं, फटीग इफेक्ट आता है, टायरसम इफेक्ट आता है। तो फिर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा रहता है, लिपोलाइसिस बढ़ता है ना, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लूकोटॉक्सिसिटी, लिपोटॉक्सिसिटी और एमोलॉइड डिस्पोजिशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है। और फिर क्रोनिक लेवल पे जो है हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है और जिसकी वजह से आदमी को डायबिटीज हो जाता है। ऐसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में जो भी अपने प्लासेंटल हार्मोन है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देते हैं। अगर नॉर्मल आदमी है तो उसको बैलेंस कर लेता है, अगर आदमी हाई रिस्क है, ससेप्टिबल है, तो वहां पे उसको बैलेंस नहीं कर पाता है और आदमी को, औरत को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लासिकली पोलीयूरिया, पोलिडिप्सिया, पोलीफिजिया, ये क्लासिक सिम्टम्स भी बोलते हैं, हम इसको ट्राइड बोलते हैं, है ना। ऐसे ही फैटीग, वीकनेस, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, रिकरेंट इन्फेक्शन, नॉक्चुरिया, डिहाइड्रेशन, हेडेक, राइट, ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, राइट। और टाइप 1 में है तो कीटोएसिडोसिस जैसे दिक्कतें हो जाती है और टाइप 2 है तो हाइपरऑस्मोलर कोमा जैसे कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। और हम डायग्नोसिस में तो बोला ही है कि हमने इसकी लेवल्स बढ़ी हुई होती है। तो ये था हमारा आज का क्लास। इससे आगे जो इसका मैनेजमेंट है वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और इसमें कोई भी ऐसा कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं इसका मैनेजमेंट लेके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।